हेलो स्टूडेंट्स, मनोज जहांगीर क्लासेस में आपका स्वागत है। तीसरा वीडियो है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अति महत्वपूर्ण प्रश्न व्यष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 11 के, और ये हमारा भाग 2 है जिसके अंदर मैंने मांग और मांग की लोच दोनों को सम्मिलित कर लिया है। पहले सोचा था मैंने कि दोनों की अलग अलग वीडियो बनाऊं, लेकिन एक साथ बना रहा हूं यहाँ पर। यूनिट 2 है ये, 12 अंक की आती है, यानी 12 मार्क्स की आती है। इससे पहले इसका एक भाग है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, और ये जो है इसका भाग 2 है। इसके अंदर हम बात करेंगे मांग की। जल्दी से बात करते हैं क्वेश्चंस की। पेपर में क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आएंगे, नहीं आएंगे तो सर मैं मेरा चैनल डिलीट कर दूंगा। अगर आपके क्वेश्चंस नहीं आते तो 100% गारंटी दे रहा हूं इन्हीं में से आएगा, यही आएगा। टाइम है अभी इन कुछ चीजों को करने का, बाद में इसको देख देख के पछताइएगा मत। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्यक्तिगत अथवा बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। शॉर्ट शॉर्ट एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहले यहाँ पर आता है वस्तु की कीमत। दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, यानी कि संबंध होता है, यानी कि कीमत। सबसे पहले कीमत को लीजिएगा, काफी बच्चे मांग को लेते हैं। तो सर यहाँ क्या होता है, जैसे कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। दोनों में ऋणात्मक संबंध होता है। संबंधित वस्तुओं के बारे में बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत, और दूसरी पूरक वस्तु की कीमत। प्रतिस्थापन वस्तुएं यानी कि जो एक की जगह दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि बॉल पेन की जगह जेल पेन, यानी कि मस्टर्ड ऑयल की जगह रिफाइंड ऑयल, यानी कि मतलब इस तरीके कॉफी चाय की जगह कॉफी चाय, और कॉफी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दिया जाता है प्रतिस्थापन वस्तुएं। तो जो वस्तु एक की जगह दूसरे का ऐसी वस्तुएं जिनमें एक की जगह दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है, प्रतिस्थापन वस्तुएं। और दूसरी आती है पूरक वस्तु। तो पूरक वस्तु यानी कि वे वस्तुएं जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करते हैं, जैसे कार और पेट्रोल। सबसे ज्यादा यही यहाँ पर पॉपुलर है मेरे लिए। लेफ्ट शू और राइट शू की बात मैं कहूंगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ पहनते हैं, अलग अलग नहीं पहन सकते। उपभोक्ता की आय के साथ अगर वस्तु सामान्य है तो सीधा संबंध होता है, और अगर सामान्य वस्तु नहीं है तो फिर यहाँ पर आय और वस्तु की मांग में अगर असाधारण वस्तु होती है तो यहाँ पर नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक संबंध होता है। स्वाद और प्राथमिकताएं, यदि किसी वस्तु का स्वाद और प्राथमिकता आपके अनुसार है तो मांग बढ़ेगी अथवा कम होगी। विपरीत है, प्रतिकूल है, तो मांग कम हो जाएगी। वस्तु की भविष्य में कीमत, यदि वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ने वाली है आज, यानी कि आज की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर वस्तु की भविष्य में कीमत कम होने वाली है तो कम होने वाली है तो आज आप उसे कम जो है उसकी मांग करेंगे। बढ़ने वाले, जैसे पेट्रोल कल महंगा होने वाला है तो आज ही कार की जो टैंक है वो आप भरवा लेंगे। तो ये कुछ कारक हैं जो बाजार और व्यक्तिगत मांग दोनों में ही आते हैं। चार पांच से ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। आय का वितरण वगैरह जैसी चीजें भी आप ले सकते हैं, जो बाजार मांग के एडिशनल फैक्टर्स होते हैं, एडिशनल कारक होते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको 1B लिखा है मैंने, क्योंकि है सारी चीजें वही हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं। क्या पूछा है कि मांग वक्र को दाईं ओर अथवा बाईं ओर खिसकाने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। एक चीज आप ये समझ लीजिए कि कभी भी यहाँ पर ऐसा कुछ होता है तो वस्तु की कीमत कभी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, उत्तरदायी नहीं होती है। कीमत की वजह से कभी भी खिसकाव नहीं होता है, कीमत स्थिर रहती है, और बाकी के जो कारक हैं उनमें कमी या वृद्धि देखी जाती है, उनकी कीमत में कमी या वृद्धि देखी जाती है, लेकिन वस्तु की कीमत में कोई बदलाव यहां पर नहीं होता है। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स लिखते हैं कि बाईं ओर खिसकने के कारण बताइए, दाईं ओर खिसकने के कारण बताइए, सबसे पहले वो वस्तु की कीमत लिखते हैं। कभी ना लिखें, वस्तु की वजह से कभी भी खिसकाव नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिए। तो अगर हम बात करें कि दाईं ओर खिसकने के कारण, दाईं यानी कि राइट साइड, यानी कि राइट वर्ड, यानी कि ये इसकी वजह से राइज की बात कर रहे हैं, बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए चाय की कीमत में, टी टी की कीमत में अगर वृद्धि हो गई तो कॉफी की डिमांड जो है, डिमांड फॉर कॉफी विल राइज, ये बढ़ जाएगी।
तो यहाँ पर क्या होता है कि एक प्राइस ऑफ एक्स और डिमांड ऑफ वाई, इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, एक की कीमत और दूसरे की मांग में। जबकि अगर हम पूरक वस्तुओं की बात करें, पूरक वस्तुओं की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर एक की कीमत और दूसरे की मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आपकी आपके जो यहाँ है पेट्रोल का प्राइस जो है, अगर वो पेट्रोल का प्राइस जो है अगर आपका बढ़ गया है, तो डिमांड फॉर कार जो है वो कम हो जाएगी। तो आप डीसी में लिख रहा हूँ, शॉर्टकट यहाँ पर लिख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर समझ रहे हैं। उपभोक्ता की आय में वृद्धि, यहाँ पर मैं उपभोक्ता की आय को जो है वो एक सामान्य वस्तु मान रहा हूँ। अगर ये सामान्य वस्तु नहीं है, तो फिर यहाँ पर जो है सिचुएशन कुछ और होगी, और उस अवस्था में यहाँ पर चेंज जो होंगे वो अलग-अलग होंगे, यानी कि इस प्रकार के बदलाव नहीं होंगे। अगला अगर आप पॉइंट देखें, तो अगला पॉइंट है यहाँ पर अनुकूल स्वाद एवं प्राथमिकता। अगर कोई चीज आपके स्वाद के अनुरूप होती है, अनुकूल होती है, तो आप उस वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयां खरीदना चाहते हैं। जैसे आजकल मोमोज आ गए हैं, लोगों ने इसको अपने स्वाद के अनुकूल लोगों को लगा, तो आज उनकी डिमांड वगैरह जो है बढ़ गई है। पिज्जा वगैरह कभी पहले कोई नहीं खाता था, आज बहुत लोग खाते हैं, बर्गर वगैरह, इस तरीके की चीजें जो हैं, तो उनको हम यहाँ पर अनुकूल स्वाद और प्राथमिकता के अंदर जो है सम्मिलित कर सकते हैं। उपभोक्ता की आय, आय और मांग में सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में सीधा संबंध होता है, और भविष्य में कीमत की भविष्य की कीमत में वृद्धि की आशंका, कि आपको लगता है कि कल इसका प्राइस जो है बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ जाएगा, तो आज कि इसकी जो है मांग वो बढ़ जाएगी। इसका उल्टा कर लीजिए बाईं ओर खिसकने के कारण। तो बाईं ओर मतलब फॉल, डिक्रीज, कमी। तो यहाँ पर उल्टा कर दीजिए भाई, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि यहाँ लिया था तो कमी आ जाएगी, एक पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि आ जाएगी। उपभोक्ता की आय में कमी सामान्य वस्तु के संदर्भ में। प्रतिकूल स्वाद एवं प्राथमिकता, यानी कि आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगा उसका, जिसकी वजह से डिमांड कम हो गई। भविष्य में कीमत में कमी की आशंका, आपको लगता है कि कीमत कम होने वाली है, तो आज की डिमांड कम कर दो, करंट डिमांड जो है वो कम कर दो। तो ये मतलब समझ रहा हूं कि आपको शायद समझ में आ गए होंगे, ऐसा सोच के चल रहा हूं मैं। मांग को प्रभावित करने वाले किसी एक कार्य रेखा चित्र द्वारा मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या पर प्रभाव को समझाइए। इसमें तीन चीजें आती हैं आपकी। वस्तु की कीमत, जो ज्यादातर बहुत कम दिया जाता है, ये बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन ये जो दो चीजें हैं भाई यहाँ पर, ये दो चीजें ये सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। और प्रतिस्थापन और पूरक वस्तु, और यहाँ पर उपभोक्ता की आय की बात करें तो इसमें आप सामान्य और असामान्य, अब इंफीरियर को क्या कहते हैं वो करेक्ट वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन इस प्रकार की वस्तुओं में जो है सामान्य वस्तु की बात करें तो आय के साथ इनका सीधा संबंध होता है, जबकि इस प्रकार की वस्तुओं के साथ इनका ऋणात्मक संबंध होता है। इंफीरियर वस्तुएं, निकृष्ट वस्तुएं इनको बोला जाता है, निकृष्ट। आई होप मैं लिखना नहीं चाहूंगा, शायद मैं गलत लिख दूंगा। तो निकृष्ट वस्तुएं यहाँ पर आती हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, अच्छा डायग्राम का मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, डायग्राम कैसे बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कीमत में कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ पर मांग वक्र आपको कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर कीमत जो है वो स्थिर रहेगी। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस क्वांटिटी लेंगे एक तरफ, ये क्वांटिटी आ गई, एक तरफ प्राइस आ गया, और यहाँ पर इस प्रकार से जो भी जिस तरीके का चेंज गिवन होगा वो आप इस तरीके से यहाँ पर शो कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंग्लिश में ये वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप वहां पर जाइए, देखिए। मैंने काफी मतलब मिक्स लैंग्वेज में समझाया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, ये एक क्वेश्चन चार तरीके से, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन जो कीमत की वजह से होता है, मांग में परिवर्तन जो अन्य कारकों की वजह से होता है कीमत के अलावा, मांग पर संचलन, संचालन लिखा हुआ है, ये मांग, इसको संचलन बोलते हैं। माफी चाहूंगा इस तरीके की एरर्स के लिए। संचलन एवं ये कीमत की वजह से होता है। मांग वक्र में खिसकाव,
कीमतेतर कारकों की वजह से होता है। कीमतेतर का मतलब कि कीमत के अलावा अन्य कारकों की वजह से। काफी स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप बहुत प्योर हिंदी बोलते हैं, वो हिंदी ना बोलें। भाई मेरी हिंदी जो है इसी तरीके की है, क्योंकि मैं अगर इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो जो लैंग्वेज है मैं उसी को पकड़ता हूँ। बिकॉज आई पर्सनली फील सो कि अगर आप लैंग्वेज को समझ लेते हैं तो फिर आपको इसको एक्सप्लेन करने में, इसकी व्याख्या करने में भी आपको किसी जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मांग में विस्तार, दोबारा बता रहा हूँ, कीमत की वजह से होता है। मांग में वृद्धि अन्य कारकों की वजह से होता है, कीमत के अलावा, वस्तु की कीमत के अलावा। मांग में संकुचन वस्तु की कीमत की वजह से होता है। मांग में कमी अन्य कारकों की वजह से होते हैं। और ये जो सारे के सारे पॉइंटर्स हैं, इनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मैं इनका आधार, अंतर का आधार आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अंतर का आधार क्या होता है। मांगी गई मात्रा, सबसे पहले ये देखिए, बोलने में, देखने में, लिखने में जो बड़ा है वो कीमत, वस्तु की कीमत की वजह से होगा। और जो बोलने, देखने, लिखने में छोटा है वो अन्य कारकों की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। सबसे पहले अर्थ लिख दीजिए। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, यानी कि जब कीमत में परिवर्तन की वजह से, के कारण मांग में, वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो उसे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। मांग में परिवर्तन क्या होगा कि जब अन्य कारकों में परिवर्तन की वजह से, जैसे कि उपभोक्ता वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं, उपभोक्ता की आय, या कोई भी ऐसा कारक जिसकी वजह से, कीमत के अलावा, तो कीमत के अलावा, वस्तु की कीमत के अलावा अन्य कारकों में परिवर्तन से जब मांग में परिवर्तन आता है तो उसे हम मांग में कोई परिवर्तन आता है तो उसे मांग में परिवर्तन कहा जाता है। उत्तरदायी कारक, यहाँ पर इसमें कीमत उत्तरदायी कारक है, यहाँ पर अन्य कारक कीमत के अलावा। कहते हैं स्थिर कारक कौन से हैं, यहाँ पर अगर पहले के बारे में बात करें तो यहाँ पर अन्य कारक जो है स्थिर रहते हैं, और मांग में परिवर्तन में कीमत स्थिर रहती है। मांग के नियम का लागू होना, मांगी गई मात्रा में मांग का नियम लागू होता है, जबकि मांग में परिवर्तन में नियम लागू नहीं होता। मांगी गई मात्रा में जो है संचलन होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो मांग वक्त पर संचलन होता है। जबकि अगर हम बात करें मांग में परिवर्तन तो यहाँ पर खिसकाव होता है। समझा देता हूँ, देख लीजिए एक बार। ये मांग वक्र है और ये मांग वक्र पर खिसक रहा है, दाईं तरफ और ये बाईं तरफ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कीमत की वजह से कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से, ये इस तरीके से। तो इस संचलन होता है यहाँ पर। मांग वक्र बराबर रहता है, इसलिए मांग का नियम लागू रहता है। इसके प्रकार की बात कीजिए तो प्रकार की बात करें तो यहाँ पर संचलन दो प्रकार का हो सकता है। संकुचन हो सकता है या विस्तार हो सकता है। और अगर मांग में परिवर्तन की बात करें तो ये दाईं ओर और बाईं ओर, इस तरीके से यहाँ पर होता है। ग्राफिक प्रस्तुतिकरण मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको, इसमें आप चाहें तो एक और इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। प्राइस, क्वांटिटी, फिर P1 हो गया, क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, फिर P2 हो गया, डिक्रीज होकर क्वांटिटी बढ़ गई। दिस इज योर DD मांग वक्र। और यहाँ पर भी मांग वक्र है। लेबलिंग आपकी सेम रहेगी, लेबलिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर पॉइंटर्स मैंने आपको दे दिए हैं, अंतर का आधार दे दिया है। मांग वक्र पर संचलन, संचलन मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, और मांग वक्र पर खिसकाव, ये मांग में परिवर्तन को दिखाता है। बाईं तरफ, दाईं तरफ खिसकाव। फिर से अर्थ बता दीजिए। ये संचलन की बात कर रहे हैं तो सेम टू सेम ये एक्सप्लेनेशन सेम रहने वाली है, कुछ भी यहाँ पर नहीं आएगा। बस यहाँ पर प्रकार, संचलन, ये प्रकार यहाँ पर हट जाएगा, और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। इसमें 4 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन ये आने की पूरी 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 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर ये मांग में विस्तार, विस्तार का डायग्राम मैं बना देता हूँ आपको। ये मांग का विस्तार हुआ है भाई, मांग बढ़ गई है इस तरीके से। ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, दिस इज योर DD। और यहाँ पर मांग वक्र पर नीचे की ओर, ये A और B पर आ गया। मांग वक्र पर नीचे की ओर खिसका हुआ है, यहाँ पर उत्तरदायी कारक कीमत रहती है हमेशा। यहाँ पर मांग में वृद्धि में अदर फैक्टर्स यानी कि अन्य कारक, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मांग में वृद्धि यानी कि अन्य कारकों में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण, जब अनुकूल परिवर्तन के कारण जब मांग बढ़ती है तो उसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। कीमत की वजह से बढ़ती है तो उसे मांग में विस्तार कहा जाता है। आगे आ जाइए। स्थिर कारक कौन से होते हैं?
कौन से नहीं होते हैं? बाकी सारी चीजें मांग का नियम, मांग के विस्तार वगैरह की बात करें तो वहां लागू होते हैं, किसी और चीज में लागू नहीं होते। तो ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ग्राफिक प्रस्तुतिकरण यहाँ पर हो जाएगा। मांग में वृद्धि की जब बात करते हैं, तो ये आपका डिमांड कर्व है और वृद्धि की जब आप बात करें तो ये यहाँ पर वृद्धि हो गई है। अगर कमी की बात करेंगे तो इसमें उल्टा हो जाएगा, इस तरफ ये, यहाँ पर इस तरफ ये मैंने डॉट, डॉट, डॉट कर दिया है। इस तरीके से चेंजेस आएँगे। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको ट्रिम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। माँग में संकुचन ये उल्टा होता है, पीछे जो मैंने आपको बताया है। मान लीजिए माँग यहाँ पर थी और अभी कीमत में परिवर्तन की वजह से आपकी जो है माँग में इस प्रकार का परिवर्तन आया। दिस इज़ योर डिमांड कर्व। पहले आप यहाँ पर थे ए पर और अब आप बी पर पहुँच गए, तो ये ऊपर की ओर मांग वक्र सेम रहता है, मांग वक्र में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है। जबकि मांग में कमी आप देखेंगे, तो मांग में आप देख रहे हैं कीमत यहाँ पर कांस्टेंट है, स्थिर है। ये आपका मांग वक्र है और कुछ भी प्रतिकूल कारकों की वजह से कीमत में जो है प्रतिकूल कारकों की वजह से मांग में कमी आई है। इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हैं। बाईं ओर खिसकाव यहाँ पर होता है। मांग का नियम यहाँ लागू होता है, यहाँ लागू नहीं होता है। ग्राफिक प्रस्तुतिकरण आपके पास है। बाकी अंतर के आधार पर आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये वैसे काफ़ी बार क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बोला जाता है इसको, लेकिन काफ़ी टीचर्स आउट ऑफ सिलेबस बोला जाता है इसको, काफ़ी टीचर्स इस क्वेश्चन को देते हैं कि क्या कारण है कि मांग वक्र नीचे की ओर ढलान वाला होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों होता है, जब कीमत बढ़ती है तो डिमांड यानी कि मांग कम क्यों हो जाती है, जब कीमत घटती है तो मांग जो है वो ज्यादा क्यों हो जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। 4-5 इसके जो हैं वो कारक हैं, उत्तरदायी कारक हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो सीमांत उपयोगिता का ह्रासमान नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या ह्रासमान नियम। तो यहाँ पर होता क्या है भाई कि मांग का नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण उपभोक्ता कम कीमत पर वस्तु की अधिक मांग और अधिक कीमत पर वस्तु की कम मांग करता है। मतलब जैसे जैसे किसी एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का अगर आप उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है आपकी घटती रहती है, घटती रहती है। तो आप उसका किसी उस वस्तु का तब उपभोग ज्यादा करना चाहेंगे जब उसकी कीमत में कमी हो। अगर यहाँ पर दूसरी बात करें, दूसरे पॉइंट की बात करें तो मूल्य प्रभाव यानी कि प्राइस इफेक्ट। तो वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होने से उस वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी होती है। तो अगर प्राइस जो है अगर कम हो गया तो मांग बढ़ जाएगी, प्राइस जो है अगर उसका बढ़ गया तो कमी आ जाएगी, घट गया तो वृद्धि हो जाएगी, बढ़ गया तो कमी आ जाएगी। तो इसकी वजह से भी दाईं ओर गिरता हुआ होता है। इसके बाद आता है आय प्रभाव। आय प्रभाव में क्या होगा, कीमत में कमी के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है। अब आप ये देखिए कि कीमत अगर कम होती है तो आप उसी आय में ज्यादा खरीद सकते हैं, तो वास्तविक आय आपकी बढ़ जाती है। अतः कम कीमत पर अधिक मात्रा, कम कीमत पर अधिक मात्रा उसी बजट में उसी आय में क्रय कर सकता है उपभोक्ता। और ऊंची कीमत होने पर वास्तविक आय कम हो जाती है, जिसकी वजह से वह वस्तु की मात्रा में कम वस्तु का क्रय कर पाएगा, अपने बजट में अपनी आय में कम मात्रा क्रय कर पाएगा। तो ये आय प्रभाव आ गया। प्रतिस्थापन प्रभाव, जैसे मान लीजिए दो कमोडिटीज हैं, दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई। अगर एक्स सस्ती हो जाती है तो वाई को उपभोक्ता खरीदना कम कर देगा और एक्स को ज्यादा करेगा। तो आप देख सकते हैं अगेन कीमत में कमी होने की वजह से वस्तु एक्स का उपभोग यहाँ पर बढ़ गया है, जिसको प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। यानी प्रतिस्थापित कर दिया है आपने, सस्ती वाली चीज को, महंगी वाली चीज को सस्ती वाली से प्रतिस्थापित कर दिया। और वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग, तो वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण भी वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु की विभिन्न प्रयोगों की मांग बढ़ जाती है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं दूध की, तो दूध अगर सस्ता हो जाता है तो आप उसको अलग अलग पनीर भी बनाएंगे, खोया भी बनाएंगे, खीर भी बनाएंगे, दही भी जमा लेंगे। और अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है जिसके वैकल्पिक प्रयोग हैं, तो उसकी बेसिकली जो है मांग में उसमें भी कमी आती है। तो अगर जिस किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं, एक से अधिक प्रयोग के लिए जिसको यूज किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कीमत घटने पर उसको अलग 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 यानी कि विभिन्न प्रयोगों में उपयोग किया जाएगा
और अगर कीमत बढ़ जाती है तो फिर हम जरूरी कामों के लिए ही उसको रखेंगे और मांग उसकी घट जाएगी यदि उसकी कीमत बढ़ जाती है तो ये कुछ कारक हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। एक संख्यात्मक प्रश्न जो है आप मांग की लोच पर आएगा। मांग की लोच का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मांग की लोच पर न्यूमेरिकल्स पर मैं ऑलरेडी वीडियो काफी बना चुका हूं, आप जाएं और उन्हें देख सकते हैं। लेकिन इसका एक 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट है। मैं कहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाएं माइक्रो इकोनॉमिक्स की और वहां पर जाके चेक कीजिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपको सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लैंग्वेज मेरी मिक्स ही रहती है तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं आएगी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई कि ज्यादा क्वेश्चन वैसे मैंने लिए नहीं है यहाँ पर। अगर 6 क्वेश्चन मैं एक 12 नंबर की यूनिट में ले रहा हूं तो मेरे ख्याल से कोई बुराई वाली बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे मांग की लोच। मांग की लोच होती क्या है? मांग की लोच मतलब मांग में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो वस्तु की प्रकृति सबसे पहला पॉइंट है। अनिवार्य वस्तुएं जैसे नमक खाते हैं हम, जीवन रक्षक दवाएं जो दवाइयां लेते हैं, इनकी मांग बेलोजदार होती है। मतलब प्राइस चाहे बढ़े या घटे, हमें कोई मतलब नहीं होता। डिमांड जो है इनकी वो कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, एक जैसी रहती है, बेलोचदार, कोई लोच नहीं है। शून्य जो है ईडी जो है शून्य होती है। उसके विपरीत विलासिता की वस्तुएं जैसे महंगी गाड़ियां, महंगी कार, महंगे फोन, इसमें क्या होता है कि इनकी जो मांग की लोच होती है वो लोचदार होती है। यानी कि कीमत में कोई परिवर्तन हो या ना हो तो भी बहुत ज्यादा परिवर्तन इनमें देखा जाता है, इनकी मांग में परिवर्तन देखा जाता है। दूसरा पॉइंट है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता, कि किसी का कोई प्रतिस्थापन उपलब्ध है या नहीं है। अगर प्रतिस्थापन उपलब्ध है तो उनकी मांग जो है लोचदार हो जाएगी, मांग बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर किसी वस्तु के प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं है तो वो अपेक्षाकृत बेलोचदार मांग उस वस्तु की देखी जाती है। जैसे कि ट्रेन है तो ट्रेन का कोई नियर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, आप अपनी प्रतिस्थापन नहीं है कोई ट्रेन का। आरबीआई का कोई प्रतिस्थापन नहीं है, हालांकि ये वस्तु नहीं है, सेवाएं हैं। अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो, रेलगाड़ी की बात करूं तो, लेकिन जैसे कि अगर आपको ओला वगैरह, उबर वगैरह, तो ये एक दूसरे के प्रतिस्थापन है। तो अगर ओला में कोई कैब नहीं मिल रही तो आप उबर पे चले जाएंगे, या और भी जो भी अवेलेबल हैं, जोमैटो, फूड पैंडा और स्विगी, ये प्रतिस्थापन है एक दूसरे के। कोई चीज अगर स्विगी पे नहीं मिल रही है तो आप जोमैटो पे जाइए, जोमैटो पे नहीं तो फूड पैंडा पे जाइए और उबर ईट्स पे जाइए। इस तरीके से आप खरीद सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। उपभोग में विविधता। उपभोग में विविधता यानी कि एक वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं या नहीं है। अगर वैकल्पिक प्रयोग संभव है, जैसे बिजली के विभिन्न उपयोग हो सकते हैं, तो उसकी मांग लोचदार होगी। अब नोटबुक है, आप सिर्फ उस पर लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी मांग बेलोचदार होगी, क्योंकि उनके विविध उपयोग संभव नहीं है, अलग अलग प्रयोग संभव नहीं है। एक ही रूप में उसे प्रयोग किया जा सकता है। जबकि बिजली से आप पंखा चला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, खाना बना सकते हैं, इंडक्शन कुकर आ गए हैं आजकल, पानी गर्म कर सकते हैं गीजर वगैरह में। तो बिजली के विभिन्न प्रयोग संभव हैं। आजकल तो बिजली से कार वगैरह भी चलने लग गई हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह। तो जब ये मतलब यहाँ पर विविध प्रयोग प्रयोग होंगे तो लोचदार होगी, विविध प्रयोग नहीं होंगे, एकल प्रयोग होगा तो मांग की लोच जो है बेलोचदार होगी। उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है भाई? अगर किसी चीज की आदत पड़ जाती है उपभोक्ता को, तो वो उसकी मांग बेलोचदार होगी। जैसे कि शराब की जिनको आदत होती है, सिगरेट वगैरह की आदत होती है, तो कीमत में चाहे परिवर्तन कुछ भी आए, गुटखा वगैरह, तो कीमत में कुछ भी परिवर्तन हो, उनकी आदतें नहीं बदलती हैं, बेलोचदार ही रहती है उनकी मांग। तो ये कुछ कारक हैं। इसके अलावा भी आप और भी कारक हैं, उनको भी आप बता सकते हैं। बाकी किसी एक विशेष कारक के बारे में भी पूछा जा सकता है कि आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, और ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सबके सब पूछे जाएं, किसी एक के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा मांग की लोच के प्रकारों के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे, कि पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया लोचदार, मतलब कीमत में चाहे परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन जब वस्तु की मांग जो है शून्य से अनंत तक पहुंच जाती है, उसको पूर्णतया लोचदार मांग बोला जाता है। यहां पर अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो अधिक लोचदार मांग ऐसा तब होता है जब अधिक लोचदार यानी कि जो प्रतिशत परिवर्तन है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन
ज्यादा हो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से। वैसे तो इसको लिखा जाता है डेल्टा पी, परसेंटेज डेल्टा पी, बट यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये बता रहा हूं कि जब मांग में अधिक परिवर्तन होता है, प्रतिशत परिवर्तन, और कीमत में कम प्रतिशत परिवर्तन होता है, तो उसे लोचदार मांग कहते हैं, अधिक लोचदार मांग कहते हैं। लोचदार का मतलब है कि भाई इकाई के बराबर भी कहते हैं कि जब प्रतिशत परिवर्तन जो होता है मांग में और प्रतिशत परिवर्तन जो होता है कीमत में, जब ये दोनों आपस में बराबर हो तो उसको लोचदार या इकाई के लोचदार, इकाई के बराबर लोचदार मांग कहा जाता है। 5 प्रकार की होती है, 3 मैंने बता दिए। बेलोचदार, जब कीमत में वृद्धि या कमी से कोई परिवर्तन नहीं आता, ऐसा तब होता है जब वस्तु की अनिवार्य आवश्यकता हो, यानी कि उसकी जरूरत है ही है, जैसे कि आपकी बुक्स, जैसे कि जीवन रक्षक दवाएं, जैसे कि नमक, माचिस, इस तरीके की चीजें। पूर्णतया बेलोचदार मांग, जब किसी वस्तु के मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसको पूर्णतया बेलोचदार, मतलब जीरो के बराबर इलास्टिसिटी होती है, उसको यहाँ पर पूर्णतया बेलोचदार मांग बोला जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिए मैंने दे दी है, वीडियो को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता मैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, जल्दी जल्दी में थोड़ी चीजें बताई हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आप वीडियो को पॉज करके इन सब के बारे में समझ सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूं, ना यकीन हो तो कमेंट करके देख लीजिएगा, आपको रिप्लाई आ जाएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, आपके लाइक्स देख के बहुत अच्छा लगता है। सब्सक्राइब कर लें तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, और वही चीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। और अगर आप हमें चाहें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मनोज जहांगीर क्लासेस के नाम से ही हमारे पेजेस, सोशल हैंडल्स अवेलेबल हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इसी तरीके की वीडियोस, एक्सप्लेन करते रहिए, अच्छे अच्छे नंबर लाते रहिए, और कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिए। और ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आएंगे तो पेपर में यही क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग मनोज जहांगीर क्लासेस, ऑल ऑफ यू।